हेलो एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। आज के इस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें आपने क्या ड्रॉ कर रखी है सर, पूरे के पूरे पीपीटी में सर ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन उसका माइक ही नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ये नया वाला माइक लिया है। अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, अब ठीक से फोकस होकर पढ़ने वाले हैं। अब इस टॉपिक का वैसे हमने मोस्ट ऑफ द रीजन कंप्लीट कर लिया है, अब ये लास्ट टॉपिक है तो ये पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। सो बी फोकस्ड, और आगे वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपने हर जगह देख रखा है दुनिया में, इसलिए ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। So, third law of motion. The first two laws of motion tell us about how an applied force changes the motion and provides us with the method to determine the force. तो पहला लॉ जो है वो हमें बताता है किस तरीके से। अब पहला लॉ क्या बताता है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन इनर्शिया का ज्ञान देता है पहला लॉ। और जो दूसरा लॉ है वो हमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है ये बताता है F इज इक्वल टू एम ए इस फॉर्मूला में। F इज इक्वल टू एम ए इस फॉर्मूला में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स द फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है उस ऑब्जेक्ट पे। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, दीवार पे जब आप कोई बॉल फेंकोगे एफ फोर्स से, तो दीवार भी बॉल के ऊपर एक इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाएगी इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट्स में। तो इसका मतलब क्या कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। नेक्स्ट, these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on different objects and never on the same object. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्सेस होती है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है लेकिन मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम होंगी। ये हमने जाना है थर्ड लॉ में। अब आप कहोगे सर इतने फास्ट क्यों जा रहे हो, देखो चैप्टर एंड हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है। आप आपके दोस्त को एक झापड़ लगा दो तो आपका दोस्त भी आपको एक झापड़ लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अब ये देखो, यहाँ पे अ प्लेयर कोलाइड्स विद द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, both feel hurt, each applies a force on other. In other words, there is a pair of force and not just one force. आप अब आप हॉकी खेल रहे हो, दूसरा भी प्लेयर आपकी तरफ भागे आ रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाओगे तो ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है, दिस इज कपल ऑफ फोर्स, या फिर दो से ज़्यादा फोर्सेस या फिर एक से ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है बल्कि पेयर ऑफ फोर्स है। अब टू अपोजिट फोर्स आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये जो पेयर है फोर्स की तो उसको हम कहेंगे एक्शन और रिएक्शन फोर्स। जो पहला वाला होगा वो एक्शन और दूसरा वाला होगा वो रिएक्शन। अब ये पहला वाला एक रिएक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन फोर्स भी हो सकता है या फिर एक्शन फोर्स भी हो सकता है, तो नाम इंटरचेंजेबली आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब when a force is applied through a free end of spring balance A, it is observed that both spring balance show the same reading on their scales. अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या चीज़ होती है, तो देखो आप जब कभी बच्चे होंगे तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने आपको एक ऐसे वेट की मशीन पे लगाया होगा, कुछ ऐसी होती है मशीन, और उसके नीचे आपको वो छोटे से क्रेडल में बिठा देते हैं और फिर ऐसे आपका वेट हो जाता है। तो उसी तरीके का एक फोर्स मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है, उसका हम ड्राइंग यहाँ पे बनाएंगे। कुछ ऐसा होता है, कुछ यहाँ पे होता है एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस ए है और ये स्प्रिंग बैलेंस बी है। अब इसके अंदर ना एक ऐसा हुक लगाया होता है और दूसरे का हुक इस तरीके से, और इसका ये रीडिंग का मीटर होता है और ये इसका रीडिंग वाला मीटर होता है कि ये फोर्स बताता है। तो जब आप एक साइड को दीवार के साथ लगा दोगे और दूसरे साइड को एफ फोर्स से खींचोगे ना तो इसकी रीडिंग कुछ यहाँ पे ऐसी आएगी, तो उसकी भी रीडिंग इक्वल आएगी, एग्जैक्टली इक्वल आएगी। तो अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, इक्वल कैसे आ गई रीडिंग, हमने तो बस एक साइड पे पुल किया था। तो देखो
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन 1 मिनट में जानेंगे। Q = I, it means that the force exerted by spring balance A on spring balance B is equal but opposite in direction, कुछ इस तरीके का होगा। तो ये यहाँ पे खींच रहा है, तो ये भी यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचेगा A को। So any of these forces can be called as action and other as reaction force। तो यहाँ पे भी हम किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। This gives us alternative statement of the third law of motion। अब ये alternative statement क्या है? That is, to every action there is equal and opposite reaction। आप दोस्त को खींच के चापट मारो, आपका दोस्त भी आपको खींच के एक चापट लगाएगा। तो this is equal and opposite force। However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously। अब देखो, आप दोस्त पे लगा रहे हो, दोस्त आप पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट्स दो सेपरेट है। आपका दोस्त, आप दोस्त पे लगा रहे हो, दोस्त आप पे लगा रहा है। तो इस तरीके से ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया जा सकता है। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट अ रेस्ट एंड इंटेंट टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड। अब देखो, आप रोड पे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ force in accordance with the second law of motion। which is this force? It is muscular effort। अब देखो, जब आप चल रहे हो तो आपको भी फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये आगे बढ़ने का जो फोर्स है वो आपके मसल से आता है, लेकिन ये किस पर एक्ट करता है? तो आपके शूज़ या फिर आपके चप्पल के सोल पे। तो जब आप आगे जाओगे तो आप आपके शूज़ को पीछे ढकेलोगे। देखो, तो मतलब क्या, आप आपके मतलब चप्पल को जब आप ऐसे नीचे पुल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप आपके जो रोड है या फिर जिस स्ट्रीट पे या फिर जिस फ्लोर पे चल रहे हो, तो उसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप आगे जा सको। तो इक्वल एंड अपोजिट किस तरीके से, आप आपके ज़मीन को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पीछे ढकेलोगे, तभी आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से आगे जाओगे। थिंक अबाउट इट लाइक दिस। जब एक चीता भाग रहा होता है तो वो अपने आगे के पैर कुछ इस तरीके से पीछे ढकेलेगा, मतलब धरती को ही पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा ताकि वो खुद आगे जा सके। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे लगाएगा, तब ये खुद आगे बढ़ेगा। मतलब मैं चीता नहीं हूँ, लेकिन जब चीता ऐसे आगे बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके से खुद को फॉरवर्ड मूव करने के लिए ज़मीन को बैकवर्ड खींचा जाता है इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ। इस तरीके से हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं ये तकिया यहाँ पे पीछे डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के से स्ट्रेट दिख जाए। सो लेट्स बिगिन। अब रिकॉइल ऑफ गन देखो, ये है गन हमारी, ये थॉमस शेल्बी वाली गन है। यहाँ से एक बुलेट बाहर निकली, तो जब ये बुलेट बाहर निकलेगी F फोर्स से, तो रिकॉइल भी मिलेगा आपको F फोर्स से। मतलब जब आप ऐसे शूट करोगे तो बुलेट एक फोर्स से जाएगी, ये पीछे रिकॉइल जो आएगा वो कंधे पे लेते हैं सोल्जर्स, तो वो भी इक्वल फोर्स का होगा। तो जब बहुत फोर्स से बुलेट आगे जाएगी, जैसे स्नाइपर की जो 2-2 किलोमीटर तक जा सकती है, या फिर चलो 1 किलोमीटर तो कम से कम जा ही लेती है, तो इतने ज़्यादा फोर्स से ढकेलने के लिए पीछे तो बहुत ज़्यादा फोर्स आता है। आपने वो मीम देखा होगा जब वो सोल्जर ऐसे मिसाइल डालता है और वो मिसाइल यहाँ पर ही गिर जाती है, तो तब जो वो मिसाइल का जो बैरल है वो ज़्यादा हिलता नहीं, लेकिन जब एक अच्छा वाला मिसाइल जब जाता है उड़ के, या फिर रॉकेट लॉन्चर जब जाता है, तो पीछे बहुत ज़्यादा रिकॉइल आता है। और ये रिकॉइल कई बार आपने वो आर्मी के वीडियोस में देख लिया होगा। तो एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये हो गया रिकॉइल ऑफ फोर्स, मतलब रिकॉइल ऑफ गन में। तो ये भी पढ़ सकते हो, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स फॉरवर्ड फोर्स ऑन बुलेट, द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। मतलब गन पे भी फोर्स आ जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप कितने सारे फनी वीडियोस में देखोगे, जब आदमी बोट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जब आदमी को आगे मूव होना होता है तो वो बोट को पीछे ढकेल देता है, और बोट जब पानी में पीछे जाती है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गिर जाता है। वो सेंटा क्लॉज वाला एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। सेंटा क्लॉज वाला एक फ़नी वीडियो था जहाँ पे सेंटा क्लॉज बेस से ही उतर रहा होता है और गिर जाता है। और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी जो हमारे NCERT ने बताई है, ये एक स्टूडेंट और ये दूसरा स्टूडेंट कुछ इस तरीके से खड़े रहो,
ये देखो कुछ इस तरीके के स्केटबोर्ड ले सकते हो आप। और क्या करो, एक स्टूडेंट के पास एक वेट दो, मास 1 किलो का नहीं 1 किलो नहीं, शायद 5 किलो का होगा। और ये दूसरे फ्रेंड को पास करो जो एक मिनट मेल आया है, जो एक दूसरा फ्रेंड जो स्केटबोर्ड पे खड़ा है उसके पास करो। जब ये मास इस साइड पास होगा ना एफ से, तो ये आदमी भी पीछे जाएगा एफ से। तो दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक इम्प्लीकेशन या फिर एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे माइक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप कहोगे सर बहुत हो गया, अब बताओ ये क्या चीज़ है। जब आप दो मास लोगे, एक होगा मास एम ए, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, और इसका मास है एम ए और इसका मास है, हम कहाँ पे थे, तो ये मास है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे थे, मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी। ये एम ए ऑब्जेक्ट का मास है एम ए और ये एम बी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। ए ऑब्जेक्ट यू ए वेलोसिटी से आगे जा रहा है, एम बी यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे जाके कोलिजन हो जाता है, ए ऑब्जेक्ट का और बी ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो जाता है। कोलिजन मतलब क्या, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो तो देखो, जो ऑब्जेक्ट बी के थ्रू लगाया गया होगा फोर्स ए पे, उसको हम एफ बी ए कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट ए से लगाया होगा बी पे, उसको हम कहेंगे एफ ए बी फोर्स। तो कुछ इस तरीके से ऐसे फोर्सेस मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट्स फिर से एक नई वेलोसिटी वी ए और वी बी से अपने अपने डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऐसे टकराएंगे और वापस आ जाएंगे, तो ऐसे टकराएंगे और वापस आ जाएंगे, ऐसे टकराएंगे और वापस आ जाएंगे, टकराएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है वो हम देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है। हम एक काम कर लेते हैं, पहला वाला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी गई है जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 1 मिनट के लिए वो सारी कंडीशंस जान लेते हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्व्ड होगा फ्रॉम इक्वेशन। हाँ, तो मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी ये और ये रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एफ ए बी, ये मैं आपको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है, तो ये कुछ इस तरीके से का आ जाता है पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और ये आ जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमें ये तो पता चल गया है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इक्वल एंड अपोजिट तो फोर्स है, ये हम जान गए। अब हम जानेंगे कि ये किस तरीके से, मतलब किस तरीके से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम्स क्या होंगे ए के और बी के। तो ये होगा P इज इक्वल टू एम वी, और ये आफ्टर कोलिजन होगा, ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन P इज इक्वल टू एम, ये देखो हमने क्या पकड़ रखा था यहाँ पे यू ए, एम ए यू ए, और यहाँ पे हम जान लेंगे एम ए वी ए। इसी तरीके से बी ऑब्जेक्ट के लिए बिफोर और आफ्टर के लिए मोमेंटम आ जाएगा एम बी यू बी एम बी वी बी। तो ये हो गया हमारे लिए चेंज इन मोमेंटम। अब जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी का, तो आपके लिए चेंज इन मोमेंटम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मास सारा सेम पकड़ लेते हैं, मासेस एम ए स्लैश एम बी इज इक्वल टू एम, मतलब ये मास तो सेम ही है, मतलब एम ए इज इक्वल टू एम बी मान लेते हैं हम। तो हमें क्या मिल जाता है, एम, हाँ चलो हम ये पूरा का पूरा ठीक से एक साइड का कैलकुलेट करके बताऊंगा, ए का, बी का आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज बता दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो समझने के लिए। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, तो इससे हमें मिल जाता है एम, अब मासेस तो सेम है तो हम एम पकड़ लेते हैं, वी ए माइनस यू ए।
तो ये वी ए माइनस यू ए करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम फॉर ए मिल जाएगा m इंटू ब्रैकेट वी ए माइनस यू ए, और चेंज इन मोमेंटम फॉर b हमें मिल जाएगा m और यहाँ पे वी बी माइनस यू बी। तो कुछ इस तरीके से हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अब हमने क्या जान रखा है, हमने पहले जान रखा है कि फोर्सेस जो है वो इक्वल है। तो हमें फोर्सेस का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये फोर्स ए इज इक्वल टू फोर्स बी भी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम फोर्सेस पहले इक्वल कर लेते हैं। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, बिकॉज ये इक्वल एंड अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगाया गया है, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी निगेटिव दिखाना है, इसलिए हमने ये साइन लगा रखा है। तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस वी वन अपॉन टी, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम, अब वो हमने सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, राइट, p इज इक्वल टू एम वी, और उसके बाद f इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए। तो हमें क्या मिल जाता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट वी टू माइनस वी वन अपॉन टी। तो कुछ इस तरीके से हम फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो हमें मिल जाएगा अपॉन टी, और यहाँ पे मिल जाएगा निगेटिव साइन में, बिकॉज डायरेक्शन निगेटिव में आएगा। उसके बाद हमें b मतलब जो अपोजिट साइड में गया है टकरा के, उसका निगेटिव डायरेक्शन में हमें निकालना पड़ेगा फोर्स, तो वो है वी बी माइनस यू बी होल अपॉन टी। तो अब इसका हम बहुत इजी स्टेप्स में कुछ कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो देखो टी से टी कैंसिल हुआ, तो हमें मिला एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए माइनस एम बी वी बी, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। अब हमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन मिल गई है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा हमारे लिए इजी बना देते हैं। तो ये निगेटिव है, तो इसको यहाँ इस साइड पे लाएंगे इसको, और ये निगेटिव है तो ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाता है, ये एक बहुत ज़्यादा चमत्कारी इक्वेशन अपने आप में है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बता देती है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम ये है, हमने इस साइड ले लिया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो भी मोमेंटम्स आएंगे तो वो सारे इक्वल होंगे। मतलब क्या कि मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, मतलब मोमेंटम जैसा था वैसा ही इक्वल रहेगा। तो कुछ ये हमें फोर्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ और इस फोर्स के इस फॉर्मूले के साथ हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मतलब ठोक देने के बाद का जो ये वाला मोमेंटम होगा वही ये भी वाला मोमेंटम होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। शायद वेलोसिटी चेंज करे, शायद मासेस चेंज हो जाए। जनरली मासेस चेंज नहीं होते, लेकिन हम पकड़ ले लेते हैं कि मासेस भी चेंज हो गए, तो भी जो फाइनल मोमेंटम है वैसा ही इनिशियल मोमेंटम के इक्वल ही आएगा। तो वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐसे एक दूसरे में टकरा के सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि मोमेंटम में चेंज ज़ीरो है। मोमेंटम अनचेंज्ड है, इसका मतलब क्या कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो ये हमने देख लिया।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू, हाँ ये तो हमने, एज अ रिजल्ट द आइडियल कोलिजन ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट वी से दैट द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। तो अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो ये चीज़ सेटिस्फाइड है। उसके बाद इसको ही हम कह देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम अनचेंज रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, यू आर वॉचिंग इन साइंस। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलती है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। और बहुत मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ा के। इस चैप्टर का दी एंड हो चुका है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ, कोई भी छोटा सा भी लाइन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर का मतलब आ सकता है या फिर कोई लाइन मिस हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इम्पोर्टेंट लाइन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा पढ़ाया गया है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर के बहुत ही ज़्यादा सवाल बन सकते हैं, तो आपको वो भी आना चाहिए। बेसिक सवाल क्या बनेंगे, ए का मास ये है, बी का मास ये है, ये दोनों का कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद ये इस वेलोसिटी से गया, मुझे बताओ वो वाली वेलोसिटी कौन सी है। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ आपको दी जाएंगी और आपको शायद ये निकालने को बोले या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने को बोले। शायद ये भी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, दूसरी ऑब्जेक्ट उससे टकरा गई, फिर वो दोनों सेपरेट वेलोसिटीज़ से जाने लगी, तो वेलोसिटीज़ का रेशो क्या है। अब वेलोसिटीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज आपको दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ को, मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका तो मतलब ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपको वी ए अपॉन वी बी निकालने को बोलेंगे, या फिर एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मास n, इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा। पहले वेलोसिटीज़ ये थी, बाद में वेलोसिटीज़ ये थी। अब बताओ वेलोसिटीज़ की रेशो क्या है, ये आए, या फिर मास का रेशो क्या है। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ वहाँ बदल के आपको दे देंगे। इससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ा के, बिकॉज अब हम हार्ड वाली जो फिज़िक्स है उसके अंदर घुस चुके हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको बता रहा हूँ। हिट द सब्सक्राइब बटन, बस एक ही बार में कहूँगा, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।